जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो करें फिर आज की वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टैटिक जीके की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, आपको पता है। तो जो भी ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, यानी कि कितने वर्ष के लिए वो बनता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, हम सभी को पता है 5 साल के लिए बनता है, 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, 5 साल, 5 वर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पे मारफती गीत डैश के पारंपरिक लोकगीत हैं। लोकगीत हम फोक सॉन्ग को बोलते हैं, फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग लोक गीत होते हैं। फोक डांस, लोक डांस जो हम बोलते हैं, लोक नृत्य जो हम बोलते हैं, उनको बोला जाता है। तो मारफती एक वर्ड है, एक गीत का प्रकार होता है जो लोकगीत होते हैं। तो वो कौन से देश के लोकगीत हैं? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। बांग्लादेश से रिलेटेड आपको पता है बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 के अंदर आज़ाद हुआ था। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर यानी कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से भी जानते हैं, वो 1971 के अंदर हुआ था। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड जो है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ये आपको पता है। इस समय पर हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी। जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था तो इंदिरा गांधी जी हमारी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर। और आर्मी के चीफ कौन थे? सैम मानेकशॉ। तो सैम मानेकशॉ उस टाइम पे चीफ थे आर्मी के, जिस टाइम पे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था। तो इसीलिए हर वर्ष 16 दिसंबर को बांग्लादेश बांग्लादेश लिबरेशन डे के नाम से मनाता है, बांग्लादेश मुक्ति दिवस के नाम से मनाता है 16 दिसंबर को। ठीक है। विक्ट्री डे के नाम से मनाता है, विजय दिवस के नाम से मनाता है बांग्लादेश, विजय दिवस के नाम से 16 दिसंबर को। इसके साथ में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था तो हमने उनकी जो एक तरीके से उनकी जो आर्मी थी या एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, मुक्ति वाहिनी, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी, उसको इंडियन आर्मी ने ट्रेन किया था। ठीक है। और फिर युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी इससे। और ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ था पाकिस्तानी सेना का, बहुत सारे सोल्जर, हजारों सोल्जर्स ने आत्मसमर्पण किया था। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी इसको हम बोलते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये वही है, 1857 की क्रांति की बात हो रही है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी, आपके ऑप्शन है चंपारण, बरेली, मेरठ या फिर राजकोट। ये आपके ऑप्शन है। तो आपको ये बताना है कि जो सिपाही विद्रोह है भारत में, उसकी शुरुआत कौन सी जगह से हुई थी। तो आपको पता है मंगल पांडे जी का नाम आपने सुना होगा। तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी और 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी सिपाही विद्रोह, 1857 की क्रांति, जिसे स्वतंत्रता संग्राम का पहला एक तरीके से बिगुल जो बजा था एक प्रॉपर तरीके से, उसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। चंपारण आपको पता है, चंपारण गांधी जी से रिलेटेड है। चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के में जो कर लगा रखा था, उसके लिए ये हुआ था। गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? मैंने अभी अभी आपको बताया कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ कब था? 1971 के वो अंदर हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है। अब यहाँ पे उस समय पे सेना के प्रमुख कौन थे? मैंने अभी आपको बताया। अगर प्राइम मिनिस्टर पूछे जाते हैं उस टाइम पे तो इंदिरा गांधी जी थी। भारतीय सेना के प्रमुख अगर पूछे जाते हैं तो सैम मानेकशॉ जी उस समय भारतीय सेना के प्रमुख थे। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? इकोनॉमी की टर्म है, एक वहां पे सिद्धांत होता है अवसर लागत का सिद्धांत। तो ये जो अवसर लागत का सिद्धांत है ये कौन से अर्थशास्त्री ने दिया था? आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, जॉनकिंस, मिल्टन फ्रीडमैन या फिर गोटफ्रीड हैबरलर। तो ये सिद्धांत दिया था गोटफ्रीड हैबरलर ने। तो गोटफ्रीड हैबरलर का सिद्धांत है अवसर लागत का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4। किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की थी? पेंसिलिन आपको पता है एंटीबायोटिक होती है। पेंसिलिन की खोज जो की थी, इनमें से की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर 3।
रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणुओं की खोज की थी, और रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, हैजा के जीवाणु की रॉबर्ट कोच ने की थी, और रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? मैं यही सजेस्ट करूंगा कि साथ के साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें, जिससे क्या होता है कि इंटरेक्शन बढ़ता है। मुझे भी लगता है कि हाँ, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तो देखो, एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है समीपता। समीपता यानी कि नजदीकीपन। उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। इंग्लिश का एक वर्ड होता है, और नाम से पता चल रहा है सूर्य के सबसे नजदीक, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो तारा है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक तारा, और सूर्य भी एक क्या होता है? सूर्य एक तारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सूर्य के अंदर जो एनर्जी बनती है वो किससे बनती है? नाभिकीय संयलन से बनती है। नाभिकीय संयलन, इसके अंदर क्या होता है कि दो छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो हाइड्रोजन मिलते हैं, हीलियम बनाते हैं सूर्य के अंदर, और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही एनर्जी से सारी सृष्टि चल रही है, यानी कि पृथ्वी चल रही है। तो सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, और वो जो एनर्जी मिलती है वो नाभिकीय संयलन से मिलती है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है। ठीक है। संयलन अलग होता है, नाभिकीय विखंडन अलग होता है। विखंडन के अंदर क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, जैसे यूरेनियम 235 टूट गया, ठीक है, अलग अलग चीजों के अंदर डिवाइड हो गया, उससे जो एनर्जी मिलती है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जिनमें हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, उनमें नाभिकीय विखंडन काम करता है। ठीक है, लेकिन सूर्य के अंदर नाभिकीय संयलन काम करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। अगला है, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है, उसे क्या कहा जाता है? किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखो, किसी अन्य चीज की मांग हुई और उस वस्तु की मांग होगी, तो यानी कि उस वस्तु की मांग से वो दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न हो रही है, तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4, व्युत्पन्न मांग। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, व्युत्पन्न मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, यानी कि सिक्स जो है, सिख रिलीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो सिख हैं उनकी हिस्ट्री, एक बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके सामने पुस्तक का कवर पेज है, और ये नाम से भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, खुशवंत सिंह जी इस बुक के राइटर हैं। तो खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 3, ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक जो लिखी है वो खुशवंत सिंह जी ने लिखी है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाइट टाइगर नाम की पुस्तक है, व्हाइट टाइगर, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा जी ने लिखी है व्हाइट टाइगर नाम की जो पुस्तक है। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। APJ अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। ध्यान रखनी है ये बात। लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम, ये किसकी पुस्तक है? ये नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन गांधी, नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बताओ भाई कमेंट बॉक्स के अंदर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नहीं पता तो सर्च करके बताना है, जरूर बताना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक का नाम है, इसके राइटर कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक है, वो भी खुशवंत सिंह जी ने लिखी है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? ऑप्शन है चाय, कपास, चावल और मक्का। फोटो से आपको पता लग गया होगा, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो किसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो आपका आंसर यहाँ पे है चावल। चावल की खेती में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो चावल जिसे हम धान के नाम से जानते हैं, उसके लिए जलोढ़ मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है आपके, राष्ट्रीय कृषि दिवस, राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, या फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। तो ये है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखनी है ये बात, अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाएगा तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय अगर पूछा जाएगा तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये वाला भी आपको ध्यान रखना है। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जनवरी को भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो महाभियोग क्या होता है मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता। राष्ट्रपति, अगर हमें लगता है कि राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही महाभियोग के नाम से जाना जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकती है। जब भी आपको राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जारी करना है तो कितने दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म करना होता है? तो 14 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म करना होता है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चला रहे हैं। तो 14 दिन का समय दिया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कम से कम 14 दिन पहले। महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखी गई है? राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा होगा अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61 के अंदर राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने दिन पहले बताना होता है? 14 दिन पहले बताना होता है। किसी भी सदन से अगर स्टार्ट होता है तो 14 दिन पहले इस बात को बताना होता है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को चला रहे हैं। दोनों सदनों से पास होना जरूरी है अगर हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? नाम से पता लग रहा है यानी कि अंडा के थ्रू, अंडे के थ्रू कौन सा जीव पैदा होता है? निम्नलिखित में से गिलहरी, मेंढक, खरगोश या चूहा? चूहे, खरगोश और गिलहरी के अंडे नहीं होते हैं, अंडे होते हैं मेंढक के। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोरवे कल्चर एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता होती है उसी तरीके से एक जोरवे सभ्यता भी है, मालवा सभ्यता है, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर। तो ये एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल है। वर्तमान में ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है ये बात आपको बतानी है। जोरवे कल्चर, जोरवे कल्चर एक कल्चर है, एक सभ्यता है, जोरवे सभ्यता आप इसको बोल सकते हैं। ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? इसके अवशेष पाए जाते हैं कौन से भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो मेनली ये जो कल्चर था ये महाराष्ट्र के आसपास लोकेटेड था। तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? देखो अलग अलग एसिड पाए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के अंदर, एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे हमारा H2SO4 हो गया। H2SO4 आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये किस में पाया जाता है? बैटरी जो होती है ना, बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है चींटियों के अंदर। चींटियों के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मेनली लाल चींटियों में ज़्यादा पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो किस खेल से जुड़े हुए थे? विजय हजारे ट्रॉफी भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो चाहे विजय हजारे ट्रॉफी पूछें या विजय हजारे किस खेल से संबंधित थे तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्रिकेट। वनडे जो रणजी होती है उसके अंदर ये ट्रॉफी दी जाती है, विजय हजारे ट्रॉफी। और विजय हजारे जो खिलाड़ी थे वो क्रिकेट से संबंधित थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर विजय हजारे ट्रॉफी दी जाती है। क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऊर्जा अलग अलग तरह की होती है। जैसे बायोगैस, जो बायोगैस ऊर्जा यानी कि जो बायोगैस से मिलती है। बायोगैस के अंदर मेनली क्या होता है? मीथेन होता है, CH4 होता है। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी होती है, किससे मिलती है? हमें सूर्य से मिलती है। तो ये दोनों तो आंसर नहीं है। जिस तरीके से सूर्य से रिलेटेड कोई भी वर्ड होता है उसे हम सोलर बोलते हैं, इसी तरीके से अगर चांद से रिलेटेड कोई भी वर्ड होता है तो उसे लूनर बोला जाता है। अगर कहीं पे लिखा है लूनर सरफेस तो इट मीन्स चांद के सरफेस की बात हो रही है, चंद्रमा के सरफेस की बात हो रही है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है।
प्राकृतिक सैटेलाइट जो होते हैं उपग्रह की अगर हम बात करें, सैटेलाइट होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। अब उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक अगर हम पृथ्वी की बात करें तो प्राकृतिक एकमात्र है चंद्रमा। कृत्रिम की बात करें तो अब तो बहुत ज़्यादा है। भारत के अंदर सबसे पहले आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था कृत्रिम उपग्रह में अगर हम बात करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं समुद्र में, उनसे जो ऊर्जा बनाई जाती है ज्वारीय ऊर्जा होती है। और भूतापीय ऊर्जा, नाम से पता लग रहा है, भू मतलब धरती, धरती मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व यानी कि ईस्ट एशिया और दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत के साथ व्यापार करने के दोहन के लिए निगमित किया गया था। तो आंसर 1600 ईस्वी। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आप सभी को पता है। भारत का जलीय जो अगर हम बात करते हैं जीव है तो वो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। इसी तरीके से भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का हमको नाम बताना है, तो भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो बहुत ही अलग है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काला कौआ। तो काला कौआ भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चेरी पिकिंग, देखो चेरी पिकिंग ना वैसे एक टर्म होती है इंग्लिश के अंदर, खेल में भी होती है, ये खेल में हम बात करेंगे। इंग्लिश में टर्म होती है चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग का मतलब कि कोई भी आपके सामने, देखो जैसे ध्यान रखो एक इडियम भी आई है, केक रख दिया आपके सामने और आप केक में से पूरा केक नहीं खा रहे हैं, आप उसमें से चेरी चेरी उठा के खा लेते हैं। यानी कि जो भी अच्छी चीज़ है किसी चीज़ में से वो हम ले लेते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई हमको नॉलेज लेनी है, कोई बुक है, किसी बुक में से किसी ने चेरी पिकिंग करी, तो इसका मतलब उस बुक का जो सार है या फिर उस बुक के अंदर जो मेन मेन पॉइंट हैं सीखने के, उसको हमने उठा लिया, तो उस चीज़ को हम चेरी पिकिंग बोलते हैं। यानी कि हम पूरी चीज़ को ग्रास्प नहीं कर रहे हैं, उसमें से जो मेन मेन चीज़ें हैं ना उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उसको हम चेरी पिकिंग बोलते हैं। इसी तरीके से फुटबॉल में होता है। फुटबॉल के अंदर क्या होता है? यहाँ पे फुटबॉल नहीं है तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, तैराकी, तो यहाँ पे बास्केटबॉल की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा बास्केटबॉल के अंदर भी कि एक तरीके से वो पूरे, कोई व्यक्ति है जो वो पूरे गेम में पार्टिसिपेट ना करके जब उसको लगे हाँ भाई अब गोल मिलके, अब बॉल मिलके मुझे गोल कर सकता हूँ मैं, तो उसके अंदर जो टर्म होती है उसको हम चेरी पिकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेरी पिकिंग बोलते हैं। तो बास्केटबॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 चेरी पिकिंग। समझ में आया थोड़ा बहुत? निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे छोटा पक्षी है उसका फोटो आपके सामने है और इसका नाम होता है हमिंग बर्ड, बी हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मेरे हिसाब से आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, एक पूरी की पूरी सीरीज चला रखी है। पीछे वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं ताकि एग्जाम के अंदर आप कॉन्फिडेंट फील करें। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।